नमस्कार दोस्तों, ज्ञान संचार एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। ये मेहमान कौन है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो IIT JEE की तैयारी करते हैं 11th एंड 12th में, और उसके बाद उनका सपना होता है कि इस एग्जाम में वो अच्छे रैंक्स लेकर के आएँ, अच्छी परसेंटाइल लेकर के आएँ और एक सक्सेसफुल आदमी बने फ्यूचर में। लेकिन इन एग्जाम्स में सक्सेस पाने के लिए क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ठीक है, ऐसा हम क्या स्पेशल करें कि हम ये इंश्योर कर लें कि टॉप रैंक्स की सीट्स तो हमारी ही, हम एक अच्छे कॉलेज को इंश्योर कर लें। इन्हीं बातों को डिटेल में जानने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, हमारे साथ ऐसे दो मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल करी है, बहुत अच्छे कॉलेज में वो जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो उन्होंने ऐसा क्या डिफरेंट किया, क्या उनकी रूटीन थी और ऐसा क्या वो आपको बता सकते हैं जिससे आपकी पढ़ाई की और आपकी ये जो जर्नी है वो ईजी हो जाए। इन्हीं बातों को डिटेल में जानने के लिए हमारे पास जो दो मेहमान मौजूद हैं, हम आज आपको उनसे मिलवाते हैं। और इससे पहले कि वो अपना परिचय दें, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में उनके बारे में बताता हूँ कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल की पढ़ाई करके बहुत अच्छा रैंक हमारे साथ में हासिल किया। पार्थ अग्रवाल एंड यश श्रीवास्तव। यश श्रीवास्तव हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट हैं। इनको आज हमने अपने पास इसलिए बुलाया है कि इनकी तैयारी के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, प्लस करंटली ये जो NIT में पढ़ रहे हैं वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आए ये सुनने में कि अगर आप NIT अचीव करते हो तो आगे आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है। सिमिलरली पार्थ से हम ये जानेंगे कि उन्होंने सारे ही एग्जाम में मेंस, एडवांस सब कुछ क्लियर किया, तो ऐसा क्या स्पेशल किया या ऐसा क्या उन्होंने नया किया जिससे कि उनके लिए ये एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत ईजी हो गया। तो आइए मिलते हैं हमारे दोस्तों से। Myself Yash Srivastava and I got 99.27 percentile. Hello everyone, my name is Parth and I scored 99.1 percentile in JEE Mains. वेलकम पार्थ एंड यश। जैसा कि आपको पता है हम लोग क्लास में तो बहुत बार मिले एक दूसरे से, लेकिन इस फॉर्मेट में हम बात करके आज इस पॉडकास्ट के थ्रू हम अपने व्यूवर्स को, बेसिकली स्टूडेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि पढ़ाई होनी कैसी चाहिए, ठीक है, आपने ऐसा स्पेशल क्या किया या आपने ये जर्नी कैसे प्लान करी। ये सारी बातों को हम लोग डिटेल में इस पूरे पॉडकास्ट में समझेंगे ताकि आने वाली जो जनरेशन है उससे बेनिफिट ले सके। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं पार्थ आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने 10th क्रॉस कर ली तो आपको सूझा कैसे कि मुझे JEE करनी है, ठीक है, JEE की तैयारी करनी चाहिए मुझे, और आपने इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कैसे किया, किस बेसिस पे किया और किस तरीके से आगे आपने तैयारी शुरू करी, ठीक है, तो इसके बारे में आप डिटेल में धीरे धीरे थोड़ा हमें बताएं। तो सर मेरा 10th के बाद हमेशा से ही इंटरेस्ट मैथ्स और साइंस में रहा है, तो मुझे उस टाइम पे तो बेस्ट ऑप्शन PCM ही दिखा, तो मैंने बस PCM को अपना परस्यू करा आगे। तो फिर अब मुझे इतना तो डिटेल में नहीं पता था कि आगे क्या क्या होता है, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि JEE का एग्ज़ाम होता है और JEE का एग्ज़ाम क्लियर करके फिर हमें NIT, IITs ये सब मिलते हैं। तो यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। मेरा जो इंटरेस्ट था मैथ्स और साइंस में, उसी ने मुझे पुश फॉरवर्ड करा PCM लेने के लिए। तो यश, आप भी एक बार अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे सोचा था कि आप साइंस ही लेंगे या आप IIT की तैयारी करेंगे। सर क्लास 9th और 10th में साइंस और मैथ्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड करा कि 10th के बाद भी मैं PCM को ही परस्यू करूँगा। एंड फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि JEE का एग्ज़ाम होता है जिससे हमें हमारे कंट्री के टॉप कॉलेजेस मिलते हैं। तो पार्थ एंड यश, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज्ञान संचार जो कि एक नया इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और इस फील्ड में IIT की तैयारी कराने वाले बहुत से लोग हैं, तो आपने कैसे डिसाइड किया या कैसे आपकी जर्नी रही कि आपने सारे कोचिंग्स को छोड़ते हुए ज्ञान संचार तक आप पहुँचे और आपने ज्ञान संचार ज्वाइन किया? सर मैंने RDC में, क्योंकि सारे कोचिंग सेंटर्स आसपास में ही हैं, तो मैंने सब में ही ट्रायल क्लासेस अटेम्प्ट करी थी। तो जब मैं ज्ञान संचार में आया और मुझे जो वो एक्सपीरियंस, मतलब जो मुझे फील हुआ टीचर्स के साथ, जो कनेक्शन था, जो 1-to-1 अटेंशन मिला, तो वो एक प्लस पॉइंट था जो मुझे बाकी सेंटर्स पे इतना देखने को नहीं मिला। तो वही मैं कहूँगा मेन रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ज्ञान संचार ज्वाइन करा। सर एक्चुअली जो मेरी कज़न सिस्टर हैं वो ज्ञान संचार में ही पढ़ती थी 12th क्लास में। सो जब मैं 11th में आया तो सबसे पहले मैं ज्ञान संचार में आया था ट्रायल क्लासेस के लिए। तो ठीक है पार्थ, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने 11th क्लास से जर्नी शुरू करी, पढ़ाई शुरू करी, तो आपने पढ़ाई कैसे करी, ठीक है, कैसे अपने शेड्यूल को मेंटेन किया, कैसे स्कूल मैनेज किया और क्या आपको चैलेंजेस आए? पहले तो आप ये बताओ आपने पढ़ाई शुरू कैसे करी। तो नॉर्मली मैंने, जैसे जब मेरी कोचिंग का सेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने दोनों चीज़ अटेंड करी, कोचिंग भी अटेंड करी और स्कूल भी अटेंड करा। तो दोनों करिकुलम मेरे साथ में चल ही रहे थे, जो यहाँ पे चलता था वो यहाँ पे फिर मतलब जैसे क्लास में करा, उसके बाद होमवर्क ऐसे ही सेम स्कूल के साथ चल रहा था। तो दोनों उस टाइम पे तो पैरेलल आराम से चल रहे थे। बट एक टाइम ऐसा आया था जब मुझे लगने लगा था कि मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहे दोनों, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। स्कूल से भी इतना सारा काम मिल रहा है, फिर कोचिंग में अलग,
और वैसे भी यहाँ पे कोचिंग में थोड़ा सा हम लोग लेवल भी ऊपर ही रखते थे, जैसे जेई के लेवल पर। तो एक टाइम के बाद थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन होने लगा कि मैं ध्यान किस पे दूँ ज़्यादा। मतलब वो बहुत ही कंफ्यूज वाली स्टेट थी कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है एक्चुअली। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि ठीक है, मैं कोचिंग पे ही ज़्यादा ध्यान दूंगा, और मैंने स्कूल को अवॉइड करना धीरे धीरे शुरू करा। जैसे मैं स्कूल थोड़ा कम जाने लगा था, जैसे हफ्ते में 5-6 जगह में 3 दिन जाने लगा। तो धीरे धीरे करके मैंने स्कूल को कट ऑफ करना शुरू करा, और मेरा मेन फोकस फिर मैंने कोचिंग पे ही शिफ्ट करा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पता था कि जो मुझे अचीव करना है, जो मुझे एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं जेई के, तो वो तो कोचिंग के थ्रू ही होंगे ना। तो मेरा फोकस एकदम शिफ्ट हो गया था एक टाइम के बाद, जब मुझे क्लैरिटी मिल गई थी कि जो होना है वो कोचिंग से ही होगा। यश, आपका कैसा रहा? तैयारी का मॉड्यूल कैसे फॉलो किया आपने? सर, जब सेशन स्टार्ट हुआ था, जब सब कुछ नया नया स्टार्ट हुआ था, उस समय तो ज़्यादा हेक्टिक एक्चुअली मेरे लिए था नहीं। लाइक मैं ना नॉर्मल से कोचिंग के साथ चल रहा था, एंड स्कूल को मैं आराम से मैनेज कर ले रहा था। सो ऐसा स्कूल में कोई दिक्कत हुई नहीं, एंड मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा ही नहीं रहा था कहीं पे कि लाइक जो कोचिंग में चल रहा है नॉर्मल, वहाँ से मैं उसको कंटिन्यू करके पढ़ रहा हूँ, और जब कोई स्कूल का एग्ज़ाम आ रहा है तो मैं बस स्कूल के लिए पढ़ ले रहा हूँ। एक चीज़ मैं आज आप दोनों से ही जानना चाहूँगा, जो एक मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि वो मिथ है, लेकिन कई पेरेंट्स भी जब हमारे पास पहली बार आते हैं, जब अपने स्टूडेंट्स को लेके आते हैं, काउंसलिंग सेशन में आते हैं, तो एक वो हमसे सवाल जरूर पूछते हैं कि सर आप आईआईटी के लिए पढ़ाओगे या 12th के लिए पढ़ाओगे? तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने 12th भी क्लियर करी अच्छे परसेंटेज के साथ में, और आप आईआईटी भी सेलेक्ट हो गए हो, तो आप बच्चों को जरा ये क्लियर करो कि क्या ये दोनों पढ़ाइयाँ अलग अलग हैं, या क्या सिस्टम है, कैसे आप स्कूल और आईआईटी एक साथ कर सकते हो? क्या ये मिथ है कि नहीं, आईआईटी की पढ़ाई कुछ अलग नहीं होती, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई करो तो आईआईटी की तैयारी हो जाएगी, आईआईटी की पढ़ाई करो तो स्कूल की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी? एक बार इस मैटर को बड़े बच्चों को बड़े डिटेल में आप दोनों क्लियर करो। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा मिथ है कि अगर कोई आईआईटी पे फोकस कर रहा है तो उसका बोर्ड बिगड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सिलेबस दोनों का सेम रहता है, मतलब बेस्ड दोनों ही एनसीईआरटी पर है। तो बस फ़र्क क्या होता है कि आईआईटी की तैयारी में हमें थोड़ा सा लेवल अपना ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि उसका थोड़ा सा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ये सब थोड़ा सा ऊपर होता है आईआईटी में। बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो उसका बोर्ड बिगड़ेगा। अब जब ऑलरेडी आप एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो सेम सिलेबस के साथ, तो बोर्ड तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाएगा ना। अब हम देख ही रहे हैं पिछले 2-3 सालों से कि बोर्ड का जो फिजिक्स का पेपर आ रहा है वो अच्छे लेवल पे आ रहा है। उसमें ऑलरेडी मेंस के पीवाईक्यूज भी डाल देते हैं, वो एडवांस के पीवाईक्यूज भी आ जाते हैं। तो मतलब पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि वो कंपटीशन लेवल पे जा रहा है। तो जिस बच्चे ने सिर्फ बोर्ड की तैयारी करी है और उसने कंपटीशन के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसका बोर्ड तो फिर बिगड़ेगा ही ना। तो इसलिए बेटर तो मेरे हिसाब से तो यही है कि कंपटीशन की तैयारी करो और बोर्ड अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ आपने अब यहाँ पे बोली कि लेवल थोड़ा अपग्रेड करना पड़ता है, तो यश किस चीज़ का लेवल अपग्रेड करना पड़ता है? मतलब हमें क्वेश्चन का लेवल अपग्रेड करना है या थ्योरी कुछ एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, ऐसा कुछ? सर, यहाँ पे लेवल बढ़ाने का मतलब है कि लाइक जो भी हम कोई कॉन्सेप्ट या कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हम उसको अच्छे से पढ़ें ताकि हम उसके डिसेंट लेवल के क्वेश्चन भी कर सकें। लाइक कोई भी टॉपिक अगर है तो उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, लाइक या तो कोई डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, हमें बस पढ़ना होता है अच्छे से। सो बस यहाँ पे यही मतलब है लेवल बढ़ने का। थोड़ा कोई एग्जांपल देके समझा सकते हो आप इसको? कोई एक आर्ट टॉपिक ऐसा जो आपको लगता है कि हाँ ये है तो एनसीईआरटी का पार्ट, लेकिन ये एक्स्ट्रा किया तो हम जेईई भी तैयार कर पाएंगे और अपना बोर्ड भी हमारा बचा रहेगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ, फिज़िक्स में जो कैपेसिटेंस वाली यूनिट होती है, तो कैपेसिटर्स में हमें पता है कि 3 टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेट वाले, स्क्वायर प्लेट। लेकिन हमारा जो बोर्ड कवर करता है वो सिर्फ स्क्वायर प्लेट वाला करता है, और जेईई में हमें स्फेरिकल भी पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो ऑलरेडी हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल प्लेट वाले कैपेसिटर से, उसके बाद हम जाते हैं स्फेरिकल वाले पे। तो जो कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा चेंज आता है, फिर वहाँ पे हमें पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा घुसना पड़ता है जब हम स्फेरिकल कैपेसिटर्स की बात कर रहे होते हैं। तो मतलब थोड़ा सा लेवल चेंज आता है यहाँ पे। अब हम एक इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले पोटेंशियल को कैसे कैपेसिटर में लिंक कर रहे हैं, जो हमारा इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स होता है वो सिर्फ कंपटीशन कवर कर पाता है। ओके, मतलब कुल मिला के हमें थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह देख के हमें उसका आइडिया लगाना पड़ेगा। चलो, तो एक चीज़ इसमें, जैसे एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये आप जो ये तैयारी कर रहे हो, तो मतलब बोर्ड के लिए पढ़ के ही हम जेईई पे जा सकते हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है, आप ये बता रहे हो हमें, राइट? इससे पहले हम आगे जाएं,
मुझे एक चीज़ आप दोनों से और जाननी है, जो एक और बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है जो बच्चे हमसे हर बार आके पूछते हैं, मिसकॉन्सेप्शन नहीं बोलना चाहिए, एक क्वेरी होती है जो बच्चे आके पूछते हैं हमेशा कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। कई बार पेरेंट्स भी हमसे पूछते हैं कि सर आप ना टाइम अलॉट कर दो बच्चों को, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो क्या ये हम डिफ़ाइन करें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या हम करिकुलम डिफ़ाइन करें, कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं? आप कैसे डिसाइड करते थे, आप कैसे रूटीन अपना फॉलो करते थे डेली का? मतलब मेरा तो यही था कि मैं एटलीस्ट एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स तो अपने कवर करूं। जैसे मैंने केमिस्ट्री को ऑन अ डेली बेसिस कवर करा, क्योंकि केमिस्ट्री मेरे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मतलब मैं पढ़ता था फिर मैं थोड़ा भूल जाता था। तो मतलब केमिस्ट्री को मुझे समझ आ गया था कि हाँ मुझे डेली करना पड़ेगा तभी वो थोड़ा सा कवर होगी। तो केमिस्ट्री जैसे मैंने फिक्स कर दिया था डेली का 2 घंटा। अब कभी कभी क्या होता था कि अगर सिर्फ मुझे चैप्टर रीडिंग करनी है या थ्योरी पढ़नी है तो मैं 2 का 1.5 कर देता था या 1 कर लेता था। मतलब टाइम अलॉट करने की जगह मैं टारगेट्स डिसाइड करता था कि आज मुझे अपना इस सब्जेक्ट में ये वाला टॉपिक ख़त्म करना है, तो उसमें फिर टाइम जितना भी लगे फिर मैं देता था। ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि मुझे ये 2 घंटे ही पढ़ना है, तो हाँ 2 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, तो मतलब डिपेंड करता है सबकी प्रोडक्टिविटी पे कि कौन कितना अच्छे से पढ़ पा रहा है, कौन कितना अच्छे से ग्रास्प कर पा रहा है किसी कॉन्सेप्ट को। तो हर टॉपिक ऐसा नहीं होता ना कि आपको एकदम ही समझ आ जाए, कुछ के लिए प्रैक्टिस करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो सबके लिए वेरी करता है। अगर मैं आपसे थोड़ा और डिटेल में पूछूं इसी चीज़ को कि तीनों सब्जेक्ट के रूल क्या हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के क्या रूल अलग अलग हैं, या सेम पढ़ाई का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं तीनों में? सर ऊपर से तो सर पढ़ाई करने का एक ही मेथड होता है कि लाइक जस्ट आप पढ़ो और उसको बार बार रिवाइज़ करो। सर एक्चुअली अगर हम फंडामेंटली देखें तो हमारे जो तीनों सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ने का एक ही तरीका है कि लाइक हमें एक बार पढ़ना है उनको और हमें उनको बार बार रिवाइज़ करते रहना है कुछ टाइम बाद। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ जैसे केमिस्ट्री है सर, तो केमिस्ट्री में क्योंकि बहुत सारी कंपैरेटिवली बहुत सारी थ्योरी होती है, तो लाइक अगर मैं उसको आज पढ़ रहा हूँ तो मुझे वो चैप्टर तभी याद रह पाएगा कि मैं अगर उसको 3-4 बार कम से कम रिवाइज़ कर लूँ आने वाले 6-7 महीने में। लाइक अगर मैंने अभी आज कोई चैप्टर पढ़ा तो मैं उसको 2 महीने बाद ऐसी जल्दी से वापस रिवाइज़ कर लूँ, ऐसे ही मैं बार बार करता रहूँ। एक्चुअली जो हमारे टेस्ट होते हैं वो भी इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम चैप्टर्स बार बार रिवाइज़ कर सकें। एंड मैथ्स और फिज़िक्स उसमें भी लाइक उसमें जैसे न्यूमेरिकल बहुत सारे होते हैं, तो अगर हम कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें, ऐसा नहीं कि लाइक हमने 2 महीने आज पढ़ा, लाइक हमने 2 महीने लग के मैथ्स पढ़ी और फिर मैंने 2 महीने पढ़ी ही नहीं मैथ्स, बहुत कम पढ़ी, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। मैथ्स और फिज़िक्स को हमें लाइक कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना चाहिए। तो चलो इसी बात से ये चीज़ और पूछ लेते हैं आपसे कि आपका तीनों सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसी थी, मतलब आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, कौन सा थोड़ा एवरेज था, कौन सा वीक था? सबका ही रहता है, ठीक है। तो आप बताओ अपने बारे में, इसके बारे में आप दोनों ही बताओ एक एक करके। सर पर्सनली मुझे मैथ्स और फिज़िक्स ज़्यादा अच्छी लगती थी और मुझसे वो ज़्यादा अच्छे से हो जाती थी। एंड केमिस्ट्री में थोड़ा सा स्ट्रगल करता था मैं, बट धीरे धीरे टाइम के साथ वो बेटर हो गई। मेरे लिए भी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है ये, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट्स तो मैथ्स था और मैथ्स मतलब मेरे लिए बहुत ही स्मूथ गेम था। अगर मैं बात करूँ जेईई के लिए, तो मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स की, फिर उन्हें अप्लाई करना क्वेश्चन को, एक तो मैथ्स में ना इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले समझो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट नहीं होते, थोड़ा सा ट्विस्ट मैथ्स के क्वेश्चंस में भी आता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन को समझना, अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना, वो मेरे लिए एक ईजी गेम था मैथ्स में। फिज़िक्स में भी मैं कहूँगा कि हाँ ईजी था, क्योंकि फिज़िक्स मेजरली फार्मूला बेस्ड थी, तो वो देख के समझ आ जाता था कि हाँ इसमें ये वाला फार्मूला लग रहा है तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बट कभी कभी ऐसा होता था कि हमें डेरिवेशन बेस्ड जाना पड़ता था फिजिक्स में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूरा डेरिवेशन कराएंगे और फिर आपका आंसर आएगा, तो उसके लिए फिर फिजिक्स में मुझे थोड़ा सा लगता था कि मुझे रटने पड़ेंगे डेरिवेशंस, तो एक फिजिक्स में मुझे थोड़ा सा वहाँ पे लगता था। और बाकी केमिस्ट्री में ऐसा था कि जैसे सॉल्यूशंस है, मोल कॉन्सेप्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, तो इनके एक बार फार्मूला देखे, याद हो गए, फिर उनका एप्लीकेशन तो प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन के साथ मेरा कवर हो गया था। अब लेकिन जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इनके जैसे रिएक्शंस होते हैं, तो रिएक्शंस मुझे एक बार में याद नहीं होते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो मैं कम से कम जैसे एक दिन आज पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने 3-4 दिन बाद दोबारा पढ़ लिया, तो इस टाइप से मतलब फ्री टाइम में मैं केमिस्ट्री जनरली कवर करता था, और स्पेशली इनऑर्गेनिक, क्योंकि उसकी रिएक्शंस बहुत सारी है। तो यहाँ पे फिर मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि जैसे आपका मैथ्स और फिज़िक्स ये आपको अच्छा भी लग रहा है, आपसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको करने में मज़ा आ रहा है,
लेकिन समझना चाहूँगा मैं केमिस्ट्री के लिए कि अगर केमिस्ट्री आपकी वीक थी तो डेफिनेटली कोई काम अगर मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो बड़ा मुश्किल होता है उसको करना। जैसे कि मुझे सुबह उठना नहीं पसंद, तो अगर किसी दिन सुबह उठना पड़े तो मेरे लिए वो बहुत डिफ़िकल्टी वाली चीज़ होती है। तो जैसे अगर आपसे केमिस्ट्री नहीं बन रही तो फिर आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर रहे थे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए? ऐसा क्या करते थे कि आपको केमिस्ट्री पढ़ने का मन करे? सर बिगेस्ट मोटिवेटर था कि सर जब भी टेस्ट होता था तो केमिस्ट्री में बहुत ही कम नंबर आते थे, अब वो देखने में बस अच्छे नहीं लगते थे। तो सर मेरे लिए तो यही था कि केमिस्ट्री अब हाँ ठीक है, मतलब हमें खुद पता है कि ठीक है नहीं समझ आ रही तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी है। तो जब हमारे पास ये क्लैरिटी है कि हमें इस पर मेहनत करनी है तो फिर उसमें सोचना नहीं ना ज़्यादा, कि फिर मैंने शेड्यूल में डाल दिया कि हाँ हर रोज़ मुझे एटलीस्ट 2 घंटा केमिस्ट्री को देना है। उसके बाद फिर मेरा वही टारगेट बेस्ड रहता था। तो जैसे ही मेरे टारगेट्स पूरे हुए मैंने वहाँ पे केमिस्ट्री बंद करी और फिजिक्स मैथ्स पे फिर आ जाता था। चलो, तो अब इस क्वेश्चन को ना, इस डिस्कशन को थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लो कोई बच्चा 11th क्लास में है तो उसको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है? या कोई बच्चा जैसे अभी 12th में है, पहले हम 12th से शुरू करते हैं। कोई बच्चा अभी 12th में है और जैसे अब 6-7 महीने बच गए हैं जेई की जर्नी को, तो कुछ एक थंब रूल बना सकते हैं हम कि इतने घंटे पढ़ेंगे तो सफिशिएंट रहेगा? सर एक्चुअली मुझे लगता है ना कि लाइक पढ़ने के घंटे अलॉट करना एक सही चीज़ नहीं है। लाइक हमें ना फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, बिकॉज ये ना एग्जैक्टली वही थिंग है। लाइक जैसे हम बचपन में टाइम टेबल बना लेते थे और फिर हम उसको फॉलो ही नहीं कर पाते थे, तो बार बार ना फिर ऐसा ही होगा। सो अगर हम फ्लेक्सिबल रहे ना कि लाइक हमें पढ़ना ही है, अब लाइक जैसे पार्थ ने कहा था कि टारगेट हमें बना लेने चाहिए, और वो एक एक्चुअली सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आप दिन के टारगेट बना लोगे, दिन के नहीं तो अगर आप वीक के टारगेट बना लोगे तो उनको कंप्लीट करना मतलब लाइक वो हो जाता है कंप्लीट। और फिर जब टारगेट हमारे जब पूरे हो जाते हैं ना तो वो अच्छा लगता है, फिर वो हमें ऐसे ही और मोटिवेट करता है। तो ऐसे ये ना कॉम्प्लीमेंट करती है ये पूरी चीज़ें। सो फ्लेक्सिबल रहना मतलब लाइक मुझे लगता है वो बेटर अप्रोच है। एंड अगर कोई बंदा 12th में है तो लाइक इट्स नेवर टू लेट कि लाइक अगर आप अभी नहीं पढ़ पा रहे हो 2 घंटे भी, तो जितना पढ़ रहे हो पढ़ लो, धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो ही जाएगा। लाइक ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना कि आप आज कुछ नहीं पढ़ रहे थे और अब कल अचानक से 8 घंटे पढ़ने लगोगे। तो इसीलिए टाइम के साथ वो इम्प्रूव हो जाएगा, बस आपको करते रहना है। ये है, बस कंसिस्टेंसी यहाँ पे मैटर कर जाती है। दोस्तों पेन पेपर यहाँ पे आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टेक अवे आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। जैसे पहला टेक अवे आपको यहाँ से ये मिल गया कि आप पढ़ाइयों को घंटों पे मत बांटो, ठीक है? तो इट डज़ नॉट मैटर कि आप टाइम कितना दे रहे हो पढ़ाई के लिए, बल्कि मैटर ये करता है मेरे हिसाब से भी कि आप घंटे में पढ़ाई कितनी कर रहे हो, ठीक है? तो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आप अपने टारगेट डिसाइड करिए, जैसा कि इन लोगों ने बोला कि आप वीकली टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि इस टॉपिक में इतना खत्म करना है, या टॉपिक्स डिसाइड कर लीजिए और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करिए, बजाय कि डेली के टाइम अलॉट करने के लिए, बिकॉज वी आर नॉट रोबोट्स। तो हम डेली का टाइम डिसाइड करके उसे फॉलो करना समटाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ओके, तो अब डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो आपने जर्नी शुरू करी, आपने तैयारी कर ली, ठीक है? तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल भी आपको मिलते रहे होंगे, बुक्स भी होंगी, तो एक बार थोड़ा ना डिटेल में बता दो कि आप फिजिक्स के लिए कैसे बुक्स को आपने फॉलो किया, कैसे ट्राई किया, एंड टाइम में आपने कौन से बुक्स को फॉलो किया, रिवीजन कैसे फॉलो किया, ठीक है? एक एक करके डिटेल में बताते जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक्स की, ठीक है? तो आपने बुक्स कैसे चूज़ करी, ठीक है, और कैसे उनको फॉलो किया? तो सर हमारी कोचिंग में ऑलरेडी सर ने सेंगेज की सीरीज़ पूरी अरेंज कर रखी थी हम लोगों के लिए। तो हार्ड कॉपीज़ में हमारे पास सेंगेज थी हमारे सेंटर पर। तो हमने जब भी अपना बैच स्टार्ट करा था, हमने फर्स्ट डे डिसाइड करा था कि हम एक बुक को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, ना कि मल्टीपल बुक्स को सिर्फ एक बार। तो हमने स्टार्ट ही अपनी जर्नी सेंगेज की सीरीज़ से करी थी। तो जब भी हम फिज़िक्स पढ़ते थे, पहले जैसे हमारी क्लासेस हो गई, कॉन्सेप्ट्स का एक बार गो थ्रू हो गया, उसके बाद हम लोग सेंगेज स्टार्ट कर देते थे। जैसे उसके अंदर पहले कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेज रहती हैं, तो वो टॉपिक वाइज वो कवर करी, उसके बाद मेन एक्सरसाइज पे गए। तो इस टाइप से हमने कवर करा। अब कभी कभी ऐसा होता था कि हमें लगता था कि यार सेंगेज का लेवल बहुत ज़्यादा जा रहा है और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो फिर हम एच.सी. वर्मा को रेफ़र करते थे। एच.सी. वर्मा में हमने बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस को उठाया कि जो टॉपिक हमसे नहीं बन रहा है, हमने उस टॉपिक के क्वेश्चंस को सेलेक्ट करा और उन्हें प्रैक्टिस करा। उसके बाद फिर से हम सेंगेज में गए तो वो थोड़ा सा और स्मूथ आउट हो गया और आसान बन गया उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये तो फिजिक्स की बात हुई, बाकी मैथ्स के लिए और मॉड्यूल्स आपने कैसे प्रैक्टिस किए? सर मैथ्स के लिए लाइक मुझे नहीं लगता कि हमें कोई एक्स्ट्रा बुक स्टार्टिंग में यूज़ करनी चाहिए। लाइक कि अगर आप कोई भी कोचिंग में हो तो आपकी कोचिंग के मॉड्यूल्स जो होते हैं, लाइक जो हमारी कोचिंग के मॉड्यूल हैं, उनमें मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
तो लाइक वही नहीं पूरे हो पाते थे और ऊपर से फिर डीपीपी भी आ जाती थी। तो फिर मैथ्स के लिए तो मुझे वो बहुत ही मतलब सफिशिएंट लगता था। एंड फिर एंड के टाइम में फिर मैंने मैथ्स के PYQs बहुत सारे करे थे, तो मुझे मैथ्स में ऐसा कोई बुक की नीड पड़ी नहीं। एंड रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में भी सर अगेन की लाइक जो मॉड्यूल्स थी और जो डीपीपी आती थी वो लाइक मुझे ठीक लगती थी। एंड फिर लास्ट में आके मैंने PYQs के साथ जैसे कुछ क्वेश्चन बैंक्स होती हैं, जैसे ऑर्गेनिक में MS चौहान होती है और फिज़िकल में एन अवस्थी होती है, तो फिर मैंने इन क्वेश्चन बैंक्स का बहुत यूज़ करा था लास्ट के टाइम पे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगेन ये वो सवाल है जो मेरे से ज़्यादा जनता का होता है, स्टूडेंट्स का होता है, रोल ऑफ NCERT इन योर प्रिपरेशन। NCERT का कितना रोल है? तो NCERT का रोल डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। अगर आप मैथ्स के लिए बात करो तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो NCERT कवर करती है वो है सिर्फ 30 से 40% जो आता है कंपटीशन में। तो मैथ्स के लिए आपको जैसे भैया ने बताया या तो मॉड्यूल या फिर कोई रेफरेंस बुक रखनी ही पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो पाएगा। और केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूँ तो NCERT ही सब कुछ है। तो NCERT की हर चैप्टर की 3 से 4 बार एटलीस्ट NCERT की रीडिंग, उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि सीधा सीधा NCERT के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्टेड, कभी कभी नंबर्स इधर उधर। बाकी NCERT इज़ द बेस्ट फॉर केमिस्ट्री। और रही बात फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए आप एक बार थ्योरी के लिए रेफर ज़रूर कर सकते हैं NCERT को, बट प्रैक्टिस के लिए आपको या तो मॉड्यूल्स या फिर कोई अलग से बुक जैसे HC वर्मा बहुत लोग रेफर करते हैं, या फिर संगेज की सीरीज़, इन पे आपको जाना चाहिए। अगर हम लोग बुक्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जैसे मान लो आपने बोला कि फिजिक्स के लिए बेसिक लेवल पे आप HC वर्मा रेफ़र कर सकते हो, और एडवांस के लिए आप कोई भी प्रैक्टिस बुक संगेज जैसी आप उसको रेफ़र कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपने इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर ली, फिर आते हैं कि आपने बुक से पढ़ाई शुरू कर ली। अब अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है टेस्टिंग का, टेस्ट सीरीज़ का। तो वो आपने अपने लिए कैसे मैनेज किया और कैसे आपको इंस्टीट्यूट ने आपको हेल्प किया, उस पर थोड़ा एक बार बताइए आप। तो सर हमारा इंस्टीट्यूट बहुत ही फ्लेक्सिबल था टेस्ट के मामले में। तो हम लोग जैसे सर को बता देते थे, जैसे हमारे पूरे बैच का कोई टॉपिक हमने कवर करा, हमने फिर सर को अपडेट कर दिया कि ये हमारा इन बुक से कवर हो गया है और हमने इसके इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, PYQs कर लिए हैं, तो अब आप इसका टेस्ट ले लीजिए। तो टेस्ट भी हमारे पास बहुत सारे थे। टॉपिक टेस्ट में ही हम लोग के पास एक 45 क्वेश्चंस वाले टेस्ट होते थे, जो थोड़ा बेसिक लेवल से स्टार्ट होते थे, फिर 25 वाले होते थे, 30 क्वेश्चंस वाले होते थे। तो एक ही चैप्टर के मल्टीपल टॉपिक टेस्ट हम लोग के पास अवेलेबल थे। तो जैसे हम लोग को अपनी परफॉर्मेंस किसी टेस्ट में सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिली, तो हमने उसके टॉपिक्स देखे कि कहाँ पे हम लोग का थोड़ा लैग बिहाइंड हुआ, उन्हें दोबारा से पढ़ा, फिर हमने उसका नेक्स्ट लेवल वाला टेस्ट दिया। तो टेस्ट की हमारे पास कभी भी कमी नहीं थी किसी भी टॉपिक के लिए। तो टेस्ट का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि उसी से आपको पता चलता है कि आपका उस लेवल पर, कंपटीशन के लेवल पर, आप कहाँ पर कौन से कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों दूसरा टेक अवे आपके लिए यहाँ से ये है कि आप टेस्ट को प्लीज़ स्किप मत करिए, और जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। अगर हम लोग बात करें पार्ट टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट की, ये आपने कैसे मैनेज किए, कब एग्जैक्टली इसको ज़्यादा किया, ठीक है, वो जरा एक बार बताइए। पार्ट टेस्ट का हम लोग के पास ऑलरेडी एक शेड्यूल था। हम लोग को हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी एक शीट दे दी थी कि कौन से पार्ट टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड है। उसी हिसाब से हमने अपना यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में डिज़ाइन करा था हमारा चैप्टर्स को कवर करने का जो फ्लो रहेगा। तो उसके बेसिस पे हम लोग का चलता रहता था वो। तो पार्ट टेस्ट में कभी कभी हाँ होता था कि एक टॉपिक है ऐसा है जो हमारा थोड़ा सा वीक है, एक है कि हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वही है, पार्ट टेस्ट ऐसा तो नहीं है कि वो आपका फाइनल एग्जाम है, तो आप उस एग्ज़ाम को स्किप करना तो कभी भी अच्छा नहीं है। तो एग्ज़ाम तो आप दो, पार्ट टेस्ट है, फुल टेस्ट है, जो भी एग्ज़ाम है, हमेशा उसे अटैम्प्ट करो, अच्छे से अटैम्प्ट करो, जितना आपको आता है उतना करो। उसके बाद टेक अवेज में तो आपके पास रहता ही है ना, जब आप घर जाके उसे एनालाइज करो, दोबारा क्वेश्चंस देखो, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब थोड़ा सा इस डिस्कशन को हम लोग और डीप लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये वो बातें हुई कि बुक्स कौन सी रेफ़र करना है, ठीक है, और कैसे आपने अपनी जर्नी करी। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पूरी जर्नी में कि रिवीजन को हम लोग कैसे प्लान करें, आपने रिवीजन कैसे प्लान किया, क्योंकि मुझे ये लगता है पर्सनली कि हम लोग भी एजुकेटर हैं, तो रिवीजन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आपने अपने रिवीजन की जर्नी कैसे प्लान की, सब्जेक्ट्स को रिवाइज कैसे किया आप? सर रिवीजन के लिए लाइक आपके पास ना दो वेज़ हैं, लाइक जो आप एक तो अपने नोट्स बनाते हो क्लास में, है ना, और दूसरा वे है कि लाइक जो आप ही के क्लास के ना, जैसे हमारे यहाँ पे हमारी कोचिंग में
हमारे लेक्चर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते थे जो हमारी कोचिंग का ऐप है। सो लाइक मेरे हिसाब से आपको जो सूट कर रहा है आप उसका यूज़ कर सकते हो। लाइक पर्सनली मुझे नोट से ज़्यादा एक बार वापस लेक्चर देखना जल्दी से, लाइक वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता था। सो मैं लास्ट के टाइम पे, लाइक जब बहुत कम टाइम बचा था एग्ज़ाम में, सो मैं ऐसे ही बार बार रिवाइज़ करता था। लाइक मैं कोई भी चैप्टर पिक कर लेता था एंड उसका या तो मैंने लेक्चर देख लिया एक बार बहुत स्पीड में, या तो फिर मैंने नोट्स अपने एक बार रिवाइज़ कर लिए। सो मुझे वो बहुत ठीक लगता है। एंड लाइक जैसे मैथ्स है या फिर फिज़िक्स है या फिर कोई भी न्यूमेरिकल टाइप का चैप्टर है अगर, तो उसमें लाइक हम कुछ क्वेश्चन मार्क करके रखते हैं ना। जैसे अगर हमने कोई बुक सॉल्व करी है हमारी मॉड्यूल में, तो हम अगर उनको भी एक बार देख लें, या जो हमारे टेस्ट पेपर हुए हैं, जो भी टॉपिक टेस्ट हुए हैं, अगर हम उनको एक बार देख लें ना, तो वो भी बहुत होता है रिवीजन के लिए। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक अपना बार बार रिवीजन को करो। कि कोई एक चैप्टर है तो एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 4 बार उसका रिवीजन हो जाना चाहिए। 4 बार 2 साल में कह रहा हूँ मैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील 4 बार कोई एक चैप्टर को पढ़ना। दोस्तों ये भी आपके लिए एक टेक अवे है यहाँ से कि कम से कम मिनिमम 4 to 5 टाइम्स का रिवीजन होना चाहिए। हम लोग भी क्लास में यही समझाते हैं यूजुअली। तो 4 to 5 टाइम्स का रिवीजन के लिए आपका स्पैन बहुत बड़ा होता है और एट द एंड ऑफ द टाइम तो रिवीजन ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब थोड़ा सा ये डिस्कशन में एक लास्ट और एक डीप चीज़ जो मैं आपसे पूछूंगा कि, तो अब मैं आपसे अगली यही बात जानना चाहूँगा कि आपने कोचिंग ज्वाइन करी तो आपको कोचिंग से कितना हेल्प मिला? क्या आपको ऐसा लगता है कि विदाउट कोचिंग भी आप परफॉर्म कर सकते थे, या कोचिंग्स में आपको कुछ ऐसी क्या स्पेशलिटी मिली जिससे आपको रियली सपोर्ट फील हुआ? तो सर मुझे तो यही लगता है कि बिना कोचिंग के शायद मैं इतना अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे साथ में जो अपने खुद से भी कर रहे थे। जैसे मैंने तो कोचिंग ज्वाइन करी थी तो मेरे पास मेंटोर्स थे, तो मुझे वो हमेशा गाइड करते थे कि कभी भी अगर मेरा जो जर्नी है वो ऑफ ट्रैक जा रही है तो उन्होंने मुझे 1-to-1 काउंसलिंग प्रोवाइड करी। उन्होंने मुझे बताया कि मतलब इस ट्रैक पे जाने की जगह इस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करो, और उन्होंने मुझे बहुत गाइड करा, बहुत हेल्प करी कि कभी भी मैं अपने रास्ते से भटकूँ ना। तो जो 1-to-1 मुझे अटेंशन मिली, 1-to-1 काउंसलिंग ऑफर करी मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, तो उसका बहुत ही बड़ा रोल है। और उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि हर किसी के लिए अपनी जर्नी में एक मेंटोर को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो एक आपको अंडरस्टैंडिंग आपके खुद के बारे में आपका मेंटोर बता सकता है वो कोई भी नहीं बता सकता। तो मेंटोर को आपको डिसाइड करना होता है कि हाँ यही मेरे मेंटोर है और ये जो कहेंगे मुझे उसे फॉलो करना है, चाहे वो सही हो, मतलब चाहे वो मुझे फिर कैसा भी लगे, बट मैं उसे फॉलो करूँगा, क्योंकि वो कुछ भी जो कहेंगे वो मेरे बेटरमेंट के लिए ही होगा। तो वो मेंटोर मुझे तो मतलब कोचिंग में ही मिले, और जो बच्चे खुद से कर रहे थे मुझे लगता है कि उनके पास वो थोड़ा चैलेंज रहा होगा डेफिनेटली किसी को अपना मेंटोर चूज़ करना। तो आपकी कोचिंग में ऐसा क्या अलग था जो दूसरी कोचिंग्स में नहीं है? मतलब जो मेंटोरशिप प्रोग्राम ऑफर करती है मेरी कोचिंग, तो वो तो बेस्ट है ही ऑब्वियसली, और साथ ही में मुझे कभी भी अपने डाउट्स के लिए रुकना नहीं पड़ा। जैसे मैं अगर कभी रात को प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैंने सर को व्हाट्सएप कर दिया डाउट अपना, तो उन्होंने कभी कभी तो मुझे इंस्टेंट ही रिप्लाई कर दिया, नहीं तो अगले दिन हम लोग आके सॉल्व कर लेते थे। तो जो इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग वाली चीज़ थी ना, वो मुझे अपने कोचिंग के लिए बेस्ट लगती है। और कभी भी आप अपने टीचर्स को अप्रोच कर सकते हो, आपको कभी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो वो 1-to-1 आपको क्लासेस भी देते हैं। एक चीज़ और यश, मैं स्पेशली आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो आपके साथ में आपकी बैच में बहुत से तरह के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, और आपको ये पता होता है कुछ कि ये हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं, ठीक है, ये भी अच्छा कर रहे हैं बहुत, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट्स आते हैं तो आप देखते हो कि कुछ बच्चे जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ रहे थे बट वो एग्ज़ाम ड्यूरेशन में उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है, माइंडसेट का भी कोई रोल होता है? मतलब इसमें क्या होना चाहिए, मतलब कुछ तरीका होता है इसको भी इम्प्रूव करने का? सर माइंडसेट लाइक मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक सही माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। एंड पीपल लाइक मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को बिना बात के। मुझे लगता है कि हमें ना चीज़ों को सिंपल रखना चाहिए, कि अगर आप किसी कोचिंग में आए हो, है ना, आपके पास टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए, आपके पास बुक्स हैं सॉल्व करने के लिए, तो आपको बस वही करना है, आपको और कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, आपको एक्स्ट्रा थॉट ही नहीं आना चाहिए। आप एक प्रोसेस में हो, आपको जस्ट उस प्रोसेस को फॉलो करना है, और जो भी उस प्रोसेस को फॉलो करता है वो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। हमेशा जो भी लोग ना एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा करने का मेरा मतलब है कि जो अपने मतलब पाथ से डिविएट हो जाते हैं अगर, तो उनका रिज़ल्ट कभी अच्छा नहीं आता।
सो अगर हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे सो वो बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये भी आपके लिए एक टेक अवे है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। जो कोचिंग आपके लिए प्लान कर रहा है, जो एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, उन्हें डेफिनेटली पता है कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर होते हैं, तो उनकी बातों पे भरोसा करें, ना कि आप वहाँ पे अपना दिमाग लगाएं कि चलो ये भी यूट्यूब चैनल देख लें, वो भी देख लें। वो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं कई बार और उससे हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाता है। तो अब इस सीरीज़ में चूँकि हमने काफ़ी बातें यहाँ से आपसे जान ली हैं, ठीक है, आपसे समझा है, आपके तरीक़ों को समझा है, और आप 1 साल पहले इस चीज़ को अचीव कर गए थे, 1 साल आप सीनियर और आपने जस्ट अभी अचीव किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यश हमारे साथ अभी ऑलरेडी MNIT में हैं, जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे 1 साल से ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। तो यश, मैं आपसे ये लास्ट सवाल जानना चाहूँगा कि ऐसा आप बच्चों को कुछ बताएं जिससे उन्हें एक जोश आए कि हाँ यार NIT चाहिए, उससे नीचे तो कुछ नहीं। क्या ऐसा डिफरेंट है NITs में? लाइक मोटिवेशन के लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो, अगर आप एक NIT में जा रहे हो, सो जो जिन लोगों के बीच में आप हो वो भी ना फिल्टर होके आए हैं। सो यू आर अमंग द बेस्ट पीपल, लाइक बेस्ट भी नहीं, चलो वन ऑफ द बेस्ट पीपल जिनके आसपास आप रहोगे। एंड ये तो आप सबको पता है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो आप उन्हीं का एवरेज बनते हो। सो लाइक मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है फिर उसके आगे। और पार्थ, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी फ्यूचर की जर्नी कैसे प्लान कर रहे हो? तो सर हमेशा मेरा मैथमेटिक्स में ही इंटरेस्ट रहा है, तो मेरा आगे भी करियर में मैथ्स में ही परस्यू करने का मन है। तो अभी जैसे मैं टारगेट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एट बिट्स पिलानी, और बाकी NITs में भी मेरे पास ऑप्शंस है मैथमेटिक्स के लिए, बट मेरे पास अभी बेस्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ बिट्स, तो मेरा मेन फोकस अभी वहीं पर है। तो आप बिट्स पिलानी में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में आगे जा रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको उसके लिए। और एक चीज़ जो आपसे जानना चाहेंगे, 2 सवाल आखिरी के। पहला सवाल जिसके क्विक रिप्लाई हम चाहेंगे, पहला तो जो अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उन्हें और क्या नहीं करना चाहिए? अगेन मैं तो वही कहूँगा कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को, जस्ट सिंपल ट्रस्ट द प्रोसेस। तुम्हें कोचिंग में आए हो, तुम किसी भी कोचिंग में आए हो, तुम बस पढ़ते रहो, बस एक्स्ट्रा अपना दिमाग खर्च मत करो, बस पढ़ते रहो, रिजल्ट अपने आप अच्छा ही आएगा। JEE का भी, बोर्ड्स का भी, एंड जो भी पेपर दोगे सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। और पार जो बच्चे अभी कोचिंग ढूंढ रहे हैं या कोचिंग्स में आना चाहते हैं, ठीक है, आप ज्ञान संचार के लिए उनको क्या सजेस्ट करोगे? उन्हें ज्ञान संचार आना चाहिए, आप क्या सजेशन देना चाहोगे उन बच्चों को? हाउ टू चूज़ अ कोचिंग बेसिकली? मतलब कोचिंग में आपको अगर चूज़ करना है तो मेन इंपॉर्टेंस आपको देनी चाहिए कि क्या मेरे डाउट सॉल्व हो रहे हैं, क्या मुझ पर ध्यान दिया जा रहा है, क्या कोई मुझे मेरे पास है बताने के लिए कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ अपनी जर्नी में। तो वो मुझे किसी और कोचिंग में नहीं मिला। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने और भी कोचिंग्स ट्राई करी थी पहले, बट जो मुझे 1-to-1 गाइडेंस मिली ज्ञान संचार में वो मुझे कहीं और देखने को नहीं मिली बिल्कुल भी। तो हाँ, बैच साइजेस क्योंकि छोटे रहते हैं तो हर टीचर आप पे बहुत अच्छे से ध्यान देता है। आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट्स होते हैं आपके कि हाँ ये मेरा वीक पॉइंट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जो आपका मतलब इतना प्रिसाइज आपको जजमेंट मिलता है वो यहाँ पर बेस्ट है। सो दोस्तों, आपने यहाँ पे देख ही लिया कि कोचिंग का कितना बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, मेंटोर्स आपको कितना सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे टेक अवेज आप यहाँ से लेकर के जा रहे हो आप। तो ज्ञान संचार के दरवाजे हर नए स्टूडेंट्स को उनकी सफलता पे राह पे ले जाने के लिए खुले हुए हैं। आप हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। स्क्रॉलर पे नीचे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इन नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर्स होंगे वो आपको अटेंड करेंगे और आपको गाइड करेंगे। आप आकर यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर हमारा RDC गाजियाबाद में है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, फैकल्टीज़ से मिल सकते हैं। वी आर द ओनली कोचिंग्स जो सारे पेरेंट्स को फैकल्टीज़ से मिलने के लिए अलाउ करता है। तो फैकल्टीज़ से मिल सकते हैं और अपने बच्चों की या अगर आप स्टूडेंट हैं तो खुद की जर्नी हमारे साथ प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देख ही लिया कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिल सकती है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से परवाज़ें नहीं भरी जाती, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपना हौसला मजबूत रखें। हर उस चीज़ को आप लाइफ में अचीव कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। तो अपनी सोच को बरकरार रखें, बड़ा सोचें, अच्छे लोगों के साथ रहें और अच्छा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद मी।